प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हम अध्ययन कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। और अब तक हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय साहित्य की एक अपनी विशिष्टता है, अपनी एक परंपरा है, अपना एक विश्वास है, अपना एक प्रवाह है। और उसी प्रवाह को लेकर जीवन में आशा, उत्साह और उमंग के साथ मनुष्य को जीना यहाँ की संस्कृति सिखाती है। यहाँ की संस्कृति और यहाँ की धार्मिक साहित्य की परंपरा रही है मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर आगे बढ़ाना। मनुष्य अपने ऋणों से मुक्त होकर के मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है और भारतीय धर्मशास्त्र मनुष्य को आत्मज्ञान और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की ओर बढ़ाता है। लेकिन वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के विद्वान भारतीय साहित्य की सही समालोचना नहीं करते हैं और वो यहाँ तक कह देते हैं कि भारतीय साहित्य एक जीवित जाति की साधना है, इसमें हम विश्वास नहीं कर सकते। जबकि होता यह है कि मनुष्य प्राय अपने संस्कारों से ऊपर उठकर देखने में असमर्थ होता है और इन आलोचकों के साथ भी ऐसा ही है। बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है कि आधुनिक यूरोपियन सभ्यता 3 उत्सों से आई है: ग्रीक विचार, बाइबिल और आधुनिक विज्ञान। अर्थात बर्ट्रैंड रसल है वो मानता है कि जो यूरोपियन सभ्यता है वो 3 तत्वों में या 3 विचारधाराओं को लेकर के बनी है। एक है ग्रीक विचार, बाइबिल जो कि ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, और आधुनिक विज्ञान भी उसमें समाहित है। अब भारतीय साहित्य के मूल्य इससे थोड़े इतर हैं। भारतीय साहित्य ट्रेजिक नहीं बल्कि सुखांतक साहित्य है जो अंततः नायक को विजय दिखाता है और आशा विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जबकि यूरोपीय साहित्य है उसमें यह आवश्यक नहीं होता कि वहाँ का नायक विजयी हो। अंत में वो ये मान लेते हैं कि कोई सुंदर युवती है, भले ही कोई संघर्षशील नायक है, उस पर कोई न कोई ऐसा देव कोप होता है कि वह त्रासद के रूप में अर्थात दुखांतक घटना के रूप में घटित उसका परिणाम होता है। इन तीनों ने आधुनिक यूरोपीय पंडित हैं जो वो इस तरह की बातें वहाँ पर लिखते हैं। ग्रीक मनुष्यों की चिंता वहाँ के विचारों से इतर नहीं जा पाई है। वो भारतीय साहित्य की तुलना भी अपनी परंपरा से करना चाहते हैं, जबकि उन्हें भारतीय साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए अपनी परंपरा, अपने विश्वास, अपने संस्कार की दृष्टि से परे जाना होगा। भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति की परंपरा को समझना होगा, तब जा कर के वो भारतीय साहित्य की सही समालोचना कर सकते हैं। भारतीय संस्कारों को देखने पर हम ग्रीक साहित्य का अधिकांश सौंदर्य खो देंगे और हम भी यदि ग्रीक साहित्य को भारतीय संस्कारों के अनुकूल देखना चाहें तो फिर हम ग्रीक साहित्य को नहीं समझ पाएंगे, उसके मूल्यों को सही तरह से नहीं देख पाएंगे और हम उनके विश्वासों के प्रति ईमानदार भी नहीं रह पाएंगे। ग्रीक संस्कारों के चश्मे से भारतीय संस्कारों को देखना उतना ही अनुचित है जितना भारतीय संस्कारों के चश्मे से ग्रीक साहित्य को देखना। दुर्भाग्यवश भारतीय साहित्य को यूरोपियन पंडितों ने ऐसे ही देखा है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतवासी भी वैसे ही देखने के अभ्यस्त हो गए हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा में भारतीय संस्कारों की अपेक्षा पश्चिमी संस्कार ही अधिक हैं। यह ध्यान में रखने की बात है कि ग्रीक काव्य और ट्रेजेडी
पर उसी प्रकार ग्रीक पौराणिक कथाओं का प्रभाव है जिस प्रकार भारतीय नाटकों और काव्यों पर भारतीय पुराणों का प्रभाव है। देखिए, वहाँ का जो ग्रीक काव्य है उस पर ट्रेजेडी का प्रभाव है, ग्रीक पौराणिक कथाओं का प्रभाव है। ऐसे ही भारतीय नाटकों और काव्यों पर भी पुराणों का प्रभाव है। ग्रीक पौराणिक कथाएं ही ट्रेजेडी जैसी चीज़ को जन्म देती है, जहाँ किसी मर्य लोकवासी की सुंदरता, कर्तव्यपरायणता या कोई सद्गुण अकारणीय स्वर्ग के देवता का कोप का कारण हो जाता है। भारतीय पुराणों में एक भी ऐसी कहानी नहीं मिलेगी। यहाँ प्रत्येक सुख दुख का कारण अपना ही कर्म है। इस विश्वास को जो लोग संकीर्णता कहते हैं, वे उस विश्वास को मत्स्य न्याय कहना भूल जाते हैं। मत्स्य न्याय में होता क्या है कि छोटी मछली बड़ी को खा जाती है। इसी तरह से यूरोपीय साहित्य भी अन्य साहित्यों पर अपने अनुकूल संस्कार देखना चाहता है, जो कि वो मिलना संभव नहीं है। वस्तुतः काव्य जैसी सुकुमार वस्तु की आलोचना के लिए अपने संस्कारों से बहुत ऊपर उठने की ज़रूरत है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें बताना चाहते हैं। फिर वे संस्कार चाहे देशगत हो या कलागत। भारतीय साहित्य समाज व्यवस्था में कोई असामंजस्य नहीं देख सकता था और न ही ऐसी बातों का उसके निकट कोई मूल्य ही था जिन्हें हम जीवन के गंभीरतर प्रश्न कहा करते हैं। वही गलती पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रधान प्रश्न उसके सिद्धांतों की सच्चाई जांच करने का सही नहीं है, क्योंकि वह अन्य क्षेत्र का प्रश्न है। प्रधान प्रश्न यह है कि अपने विश्वासों से आबद्ध रहकर उससे जो सृष्टि की है उसका सौंदर्य कहाँ है, उसके सौंदर्य का आदर्श क्या है और वह उसकी सृष्टि करने में कहाँ तक समर्थ हुआ है, इसी को हमें देखना चाहिए। अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो बताना चाहते हैं कि किसी भी देश के साहित्य को समझने के लिए, उस साहित्य की उत्कृष्टता को समझने के लिए उस देश की साहित्यिक परंपरा को, उस देश के सांस्कृतिक संस्कारों को जानना आवश्यक है। भारतीय साहित्य जो 4 पुरुषार्थों की बात करता है, ऋणों से मुक्त होने की बात करता है और जीवन में आदर्श को लेकर आगे बढ़ने की बात करता है, जबकि यूरोपीय साहित्य का मानना है कि जीवन में ये आवश्यक ही नहीं है कि अंततः किसी कथा काव्य का परिणाम सुखद भी हो सकता है या अच्छा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उनकी परंपरा पे ग्रीक पौराणिक कथाओं का प्रभाव है, जो कि एक ट्रेजिक के रूप में सामने आती है। और इस तरह की ट्रेजिक कहानियाँ वहाँ के साहित्य में ग्रीक पुराणों का प्रभाव लेकर आगे बढ़ती है। इसलिए यदि भारतीय साहित्य भी ग्रीक साहित्य को अपने अनुकूल देखना चाहे तो उसका मिलना भी संभव नहीं है। न तो भारतीय साहित्य ग्रीक साहित्य की या यूरोपीय साहित्य की सही समीक्षा कर सकते हैं, न यूरोपीय साहित्य भारतीय साहित्य की सही समीक्षा कर सकते हैं। सही समीक्षा करने के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस निबंध के माध्यम से प्रेरणा देना चाहते हैं कि उस देश की साहित्य को, उस देश के संस्कारों को, उस देश की संस्कृति को, उस देश की पुरातन रचनाओं को, वहाँ के पुराणों को जानना आवश्यक है। तभी जाकर के हम किसी देश की सही समीक्षा, सही समालोचना कर सकते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यह भी कहना चाहता है कि हर देश का साहित्य अपने में श्रेष्ठ होता है, बशर्ते हम वहाँ के मूल्यों को समझें और जानें।
तब जा कर के हम किसी भी देश के समाज को, उस देश की सभ्यता को समझने में सफल होंगे। धन्यवाद।